अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 में इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स, जिसमें हमने अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स, जिसमें हम सबसे पहले प्लेनेरिया को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अर्थवर्म को, एंड देन वी हैव कॉकरोच। तो मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि एक्सक्रिएशन कहा जाता है एलिमिनेशन ऑफ, रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एनिमल बॉडी या बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी जानदार की बॉडी में से जब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल उसकी बॉडी में से बाहर आता है तो वो किस मैकेनिज्म के जरिए बाहर आता है, और वो मटेरियल कौन सा होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होगा, किस फॉर्म के अंदर मौजूद होगा, इससे हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। तो एक्सक्रिएशन एनिमल्स में सबसे पहले आपको एनिमल्स का स्ट्रक्चर दिखा दूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेनेरिया। आप स्ट्रक्चर देख लें प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रिएशन इन अर्थवर्म। आप अर्थवर्म का स्ट्रक्चर देख लें, और उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रिएशन इन कॉकरोच, कि कॉकरोच में एक्सक्रिएशन का मैकेनिज्म क्या है। तो आपने तीनों एनिमल्स का स्ट्रक्चर देख लिया। अब आपके जहन में किंगडम एनिमिलिया के 3 बड़े ग्रुप आ गए होंगे जिनके बारे में हम एक्सक्रिएशन पढ़ने जा रहे हैं। और आपको मजे की बात बताऊं कि एक्सक्रिएशन भी हम सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी में जो है कॉम्प्लेक्स जो है सिस्टम्स में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल एनिमल्स में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें प्लेनेरिया, देन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, देन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, एंड देन सो ऑन। आप लोग पहुंचेंगे एक्सक्रिएशन इन मैन, ह्यूमन तक, जिसमें हम किडनीज और एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ मैन पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग 3 जो है एनिमल को डिस्कस करने जा रहे हैं, उनकी एक्सक्रिएशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले प्लेनेरिया, दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया अर्थवर्म, और तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कॉकरोच। यही जो है 3 एनिमल्स की आपको एफएससी पार्ट 1 में याद होगा कि जब आप गैसेस एक्सचेंज पढ़ते हैं भी इन तीनों एनिमल्स में पढ़ते हैं, आप न्यूट्रिशन पढ़ते हैं वो भी इन 3 एनिमल्स में पढ़ते हैं, सबसे पहले ह्यूमन से पहले, बिफोर ह्यूमन। और अगर आप ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो वो भी आप इन 3 एनिमल्स में पढ़ते हैं। अगर आज हम होम्योस्टेसिस में एक्सक्रिएशन डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो भी इन 3 एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। सपोर्ट एंड मूवमेंट भी हम इन 3 एनिमल्स में, सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे इन 3 एनिमल्स के बाद ह्यूमन। और अगर हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को डिस्कस करेंगे, इवन दो रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस करेंगे, तो हम सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले इन ग्रुप्स का, इन एनिमल्स का आपको जो है वो बैकग्राउंड बता दूं, ताकि आपके जहन में एक दफा फिर से रिफ्रेश हो जाए, आपको रिव्यू हो जाए कि जनाब ये एनिमल्स किन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास है प्लेनेरिया, फ्लेटवर्म्स, प्लेटीहेल्मिंथस के मेंबर कहलाते हैं ये। और प्लेटीहेल्मिंथस में आप लोग जो है टेपवर्म पढ़ते हैं, लिवर फ्लूक पढ़ते हैं, जबकि प्लेनेरिया इनका जो है वो फ्री लिविंग है, ये फ्रेश वाटर का एनिमल है, फ्री लिविंग है। जबकि इसके दूसरे जो एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली वर्म्स हैं और पैरासाइट हैं, जैसे मैंने आपको बताया लिवर फ्लूक और टेपवर्म एंडोपैरासाइट होते हैं। तो जो प्लेनेरिया है इसका स्ट्रक्चर आपने देखा। इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा अर्थवर्म, एंड देन आपको डिस्कस करूंगा कॉकरोच। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लेनेरिया में इससे पहले हमारे पास जो ग्रुप है, अगर बात करेंगे स्पंजेस, पोरीफेरा और नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा, तो ये 2 ग्रुप सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और इन सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको पता है देयर इज लाइक, अगर स्पंजेस की बात करेंगे तो नो ऑर्गन, नो टिश्यू, नो सिस्टम। दैट मीन्स कि जो भी एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स होंगी वो सेल में ही ऑटोमेटिकली वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाती हैं, तो उनका एक्सक्रिएटरी मैकेनिज्म देने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद हमारे पास जेलीफिश का दूसरा ग्रुप आता है, जिसे नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा कहा जाता है। वो भी सिंपल एनिमल है, डिप्लोब्लास्टिक है नो डाउट, लेकिन सिंपल है, तो उनकी भी एक्सक्रिएशन देना मुनासिब नहीं समझा गया सिलेबस वालों ने। लेकिन तीसरे नंबर पर हमारे पास है प्लेनेरिया, दैट मीन्स प्लेटीहेल्मिंथस या फ्लेटवर्म्स। तो यहां से चूंकि एक्सक्रिएशन किसी हद तक स्टार्ट हो जाती है और कुछ ना कुछ एक्सक्रिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है,
तो जो है साइंटिस्ट ने, स्कॉलर ने समझा कि यहां से एक्सक्रिएशन को स्टार्ट किया जाए और फिर जो है कॉम्प्लेक्स एनिमल को डिस्कस किया जाए। तो प्लेन एरिया में अगर हम एक्सक्रिएशन की बात करेंगे तो आपने जहन में रखना है, जब भी बात आए प्लेन एरिया की तो हमेशा फ्लेम सेल्स को आपने जहन में रखना है। दैट मीन्स द एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेन एरिया आर वी कैन से द फ्लेम सेल्स, द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, द एक्सक्रिएटरी सेल, द एक्सक्रिएटरी सिस्टम आप कह सकते हैं प्लेन एरिया का, वो है फ्लेम सेल। इसी फ्लेम सेल को हम लोग प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल एक ही बात है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको प्रोटो, सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल, स्टार्ट वाला प्रोटो आप कह सकते हैं, शुरुआती, नेफ्रिडिया समथिंग रिलेटेड विद द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो सबसे पहले एक्सक्रिएशन फ्लेम सेल्स ने स्टार्ट की थी, प्रोटोनेफ्रिडिया ने स्टार्ट की थी, इसलिए इनका नाम जो है वो प्रोटोनेफ्रिडिया रखा गया। प्रोटो मैंने आपको बताया शुरुआती, स्टार्ट और पहले वाला, जबकि नेफ्रॉन समथिंग रिलेटेड विद द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, तो ये हो जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया के एक्सक्रिएटरी सिस्टम में सबसे पहली चीज जो इन्वॉल्व थी वो प्रोटोनेफ्रिडिया था। इसी प्रोटोनेफ्रिडिया का फ्लेम सेल्स नाम क्यों दिया गया? फ्लेम सेल्स इसलिए नाम दिया गया बिकॉज के इन प्रोटोनेफ्रिडिया जो सेल है इनका स्ट्रक्चर फ्लेम की तरह होता है। फ्लेम मोमबत्ती के फ्लेम को कहा जाता है, और फ्लेम जिस तरह से फ्लिकरिंग कर रहा होता है, जिस तरह से आपको पता है शोला मूव कर रहा होता है हवा में, ठीक इसी तरीके से इन सेल्स में बंच ऑफ जो है वो सीलिया मौजूद होते हैं, या टफ्ट ऑफ सीलिया मौजूद होते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक सीलिया का गुच्छा मौजूद होता है जो इस तरह से फ्लेम की तरह मूव कर रहा होता है, तो इसलिए इनका नाम फ्लेम सेल रखा गया। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं फ्लैटवर्म्स का। ये स्ट्रक्चर है प्लेन एरिया का। प्लेन एरिया में कैनाल पाया जाता है, दो कैनाल पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक इस तरफ से कैनाल है और एक इस तरफ से कैनाल है। ये दोनों जो कैनाल हैं ये एक्सक्रिएटरी कैनाल या एक्सक्रिएटरी ट्यूब्यूल्स भी कहलाते हैं। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये एक ही कैनाल है, नो प्रॉब्लम, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये दो हैं। तो अगर आप देखते हैं तो एक इस साइड से है और एक इस साइड से है, लेकिन ये है एक ही, मतलब एक ही है। आप यहां से देखें ये मिला हुआ है ना, कहीं से ओपन नहीं है। तो ये जो है वो दो या एक कैनाल आप दो कह लें, तो ये दो कैनाल जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं इसके बॉडी के अंदर। और ये दो कैनाल बहुत ज्यादा स्मॉल जो है वो थिन माइन्यूट ब्लाइंड ब्रांचेस के साथ अटैच्ड है। ये एक्सक्रिएटरी जो ट्यूब्यूल हैं ये छोटी छोटी ब्रांचेस के साथ अटैच हैं, जो इसकी बॉडी के अंदर की तरफ वो छोटी जो ब्रांचेस हैं, जो ब्लाइंड ब्रांचेस है, ब्लाइंड ब्रांचेस का मतलब है जो आगे जाकर बहुत ज्यादा थिन हो जाएं, नजर भी ना आए, तो उनको हम लोग ब्लाइंड जो है वो ब्रांचेस कहते हैं। तो अंदर की तरफ ये ब्लाइंड ब्रांचेस में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है ये दो कैनाल्स, एक्सक्रिएटरी कैनाल्स। अब ये एक्सक्रिएटरी कैनाल्स क्या करते हैं कि वेस्ट को कलेक्ट करके बॉडी में से एक्सपेल आउट कर देते हैं, और वेस्ट मटेरियल जो होता है, मैंने यहां पर लिखा है कि इनका वेस्ट मटेरियल जो होता है वो डाइल्यूट यूरिन होता है, उसको बॉडी में से एलिमिनेट कर देता है ये जो दो कैनाल्स हैं। कैसे मैकेनिज्म कैसे होगा, जरा मैंने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम कर दिया। मैं यहां पर जब इसे लेकर आया तो ये देखें, ये जो है ये बॉडी सरफेस है, प्लेन एरिया की बॉडी सरफेस है, और ये बॉडी सरफेस है यहां पर। तो ये मैंने दो फ्लेम सेल्स बनाए हैं, और ये मैंने ग्रीन कलर से जो बनाया है ये एक्सक्रिएटरी ट्यूब्यूल है। इस एक्सक्रिएटरी ट्यूब्यूल से ये फ्लेम सेल्स जगह जगह पर अटैच होते हैं, बहुत सारे फ्लेम सेल्स अटैच होते हैं। तो ये जगह जगह पर आप देखें मैंने दो बनाए हैं, यहां पर भी फ्लेम सेल होगा, यहां पर भी फ्लेम सेल होगा, यहां पर भी फ्लेम सेल होगा। ये इस एक्सक्रिएटरी कैनाल से अटैच होंगे। और बाहर की तरफ, मतलब ये बॉडी के बाहर है हम लोग, ये इनसाइड बॉडी है, तो बॉडी की बाहर साइड पोर्स होंगे जिनको एक्सक्रिएटरी पोर कहा जाता है, जबकि कुछ बुक्स में इनको नेफ्रिडियो पोर भी कहा गया है, और ये बॉडी से बाहर की तरफ ओपन होता है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अब मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल कलेक्ट कैसे होगा। अंदर की तरफ, इसकी बॉडी के अंदर की तरफ जो है वो आप कह सकते हैं कि इंटरस्टेशियल फ्लूइड मौजूद होता है। जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो एनिमल के अंदर मौजूद है। ये फ्रेश वाटर
फ्लेट वर्म है जो पानी के अंदर मौजूद है, और इस पानी के अंदर मौजूद प्लेन एरिया एक एनिमल के अंदर जो है, जो बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को इंटरस्टेशियल फ्लूइड कहा जाता है। अब इस इंटरस्टेशियल फ्लूइड में से ये यहां पर ये फ्लूइड मौजूद है, आप कह सकते हैं ये। अब इस फ्लूइड में से ये जो सीलिया होंगे ये वेस्ट को कलेक्ट करेंगे अंदर की तरफ, मतलब ये जो सेल हैं यहां से ये इंटरस्टेशियल फ्लूइड में से जो वेस्ट होगा वो अंदर की तरफ कलेक्ट होगा, यहां से भी अंदर की तरफ कलेक्ट होगा ये वेस्ट। तो ये बॉडी में अंदर की तरफ से कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद जब ये सीलिया, फ्लेम सेल के सीलिया जब फ्लिकरिंग करेंगे, जब ये मूव करेंगे तो ये वेस्ट मटेरियल यहां से इस एक्सक्रिएटरी कैनाल में आ जाएगा, यहां से एक्सक्रिएटरी कैनाल में आ जाएगा और फिर इस एक्सक्रिएटरी पोर से बाहर आ जाएगा। बहुत सारे पोर्स मौजूद होंगे और हर पोर में से इस तरह से जरा जरा जो होगा वो डाइल्यूट यूरिन बाहर आता जाएगा। तो ये मैकेनिज्म था किसका, प्लेन एरिया का, जो सबसे ज्यादा सिंपल है। एक दफा फिर से आपको बता दूं कि प्लेन एरिया एक फ्लेट वर्म है, फ्रेश वाटर के अंदर रहता है। इसका जो एक्सक्रिएटरी जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर फ्लेम की तरह होता है, इसलिए इन्हें फ्लेम सेल कहा जाता है। फ्लेम सेल का मैंने स्ट्रक्चर यहां पर बनाया, आप यहां पर देख भी सकते हैं कि फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये बॉडी के अंदर जो इंटरस्टेशियल फ्लूइड होगा उसमें से वेस्ट को ये सेल्स कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके सीलिया की फ्लिकरिंग से सीलिया का जो बंच होगा, सीलिया का जो गुच्छा होगा, उससे वेस्ट को आगे की तरफ धकेल कर जो है इस नेफ्रिडियो पोर में से या फिर एक्सक्रिएटरी पोर में से जो है वेस्ट को या डाइल्यूट यूरिन को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये था हमारे पास मैकेनिज्म प्लेन एरिया का। और ये जो डाइल्यूट यूरिन होगा ये आपको बता दूं कि हाइपोटोनिक होगा एज कंपेयर टू इनसाइड बॉडी फ्लूइड के। अगली बात समझ में जनाब, अब हमारे पास है सेकंड नंबर पर अर्थवर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, अर्थवर्म हमारे पास सेगमेंटेड वर्म है और ये सेगमेंटेड वर्म्स जो है हमारे पास, ये आपको पता है एनिलीड्स को हम लोग सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं, फाइलम एनिलिडा के जो मेंबर होते हैं। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ये जो अर्थवर्म है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होने के साथ साथ एक और अहम बात इनकी यह है कि ये मेटामेरिक होते हैं, ये सेगमेंटेड होते हैं, बाहर से भी अंदर की तरफ से भी। और इनकी खास बात यह है कि इनके ऑलमोस्ट सेगमेंट्स के अंदर तकरीबन बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो मेन बॉडी के जो सिस्टम होते हैं वो इनके हर सेगमेंट में रिपीटेड होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अर्थवर्म को फॉर्मर फ्रेंड भी कहा जाता है। ये सॉइल के अंदर जो मतलब ऐसी जो सॉफ्ट सॉइल होती है जहां पानी मौजूद होता है, ये उस सॉइल के अंदर मौजूद होता है। और इसे फार्मर फ्रेंड इसलिए कहा जाता है बिकॉज कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, सॉइल को फर्टाइल करता है, और जहां पर ये ज्यादा होंगे वहां फसलें अच्छी होती है, तो इसलिए इसे फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है। अब देखिए मैंने यहां पर इसका एक्सक्रिएटरी सिस्टम बनाया है। इसके हर कंपार्टमेंट में, इसकी हर बोगी में, इसके हर के जो इसका सेगमेंट है उसमें एक्सक्रिएटरी सिस्टम अलग अलग है। आप देखें इसका एक्सक्रिएटरी सिस्टम अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ये इसके सेगमेंट्स हैं। और याद रखिएगा कि अर्थवर्म के एक्सक्रिएटरी सिस्टम को मेटानेफ्रिडिया कहा जाता है। वहां पर प्रोटोनेफ्रिडिया एक्चुअली हम लोग फ्लेम सेल्स और इन दो केनाल्स को कह रहे थे, इन केनाल और फ्लेम सेल्स को मिलाकर कहा जाता है। और इसी तरीके से मेटानेफ्रिडिया, तो यहां से ये स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहा है यहां तक, ये मेटानेफ्रिडिया कहलाता है। ये अलग से मेटानेफ्रिडिया, ये अलग से मेटानेफ्रिडियम, अलग से मेटानेफ्रिडियम, तो ये अलग अलग मेटानेफ्रिडियम कहलाते हैं या मेटानेफ्रिडिया कहलाते हैं। तो मैंने जब इसको जूम किया ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि भाई इस सेगमेंट्स को जब मैंने जूम किया तो जूम करने पर पता चला कि इसका जो ये यहां से स्टार्ट होता है, मेटानेफ्रिडिया स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड एंड फ्रॉम हेयर। ये भी आपने याद रखना है कि इसका स्टार्ट अगले सेगमेंट से होती है और एंड इस सेगमेंट से। देखिए स्टार्ट इस सेगमेंट से हो रहा है, एंड यहां हो रहा है, और इस सेगमेंट का स्टार्ट यहां से हो रहा है, एंड यहां पर हो रहा है। आप इसमें देखें
कि स्टार्ट यहां हुआ, एंड यहां हुआ, स्टार्ट यहां से हुआ, एंड यहां हुआ, स्टार्ट यहां से हुआ, एंड यहां हुआ। मजे की बात है। तो ये स्टार्ट होता है नेफ्रोस्टोम से। मैं आपको एक दफा फिर से बता दूं, ये जो आपको ओपनिंग नजर आ रही है, ये जो आपको अंदर की तरफ जो ओपनिंग होती है सेगमेंट के अंदर, उससे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, आपने जहन में रखना है। और इसकी जो बाहर की तरफ ओपनिंग होती है ये वाली, दैट मीन्स यहां पर, इसको हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। तो इस कैनाल की हमारे पास दो ओपनिंग हैं। इस कैनाल को हम मेटानेफ्रिडिया कहते हैं। ये एक्सक्रिएटरी कैनाल है और इस एक्सक्रिएटरी कैनाल की दो ओपनिंग्स हैं। जो अंदर की साइड ओपनिंग है उससे नेफ्रोस्टोम कहा जाता है और जो बाहर की साइड ओपनिंग है उससे नेफ्रिडियोपोर कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो अंदर की साइड ओपनिंग है उसके पास सीलिया है। ये आप यहां पर देख सकते होंगे, मैंने बनाया है स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर, इसकी ओपनिंग सीलिएटेड होती है, इसमें सीलिया मौजूद होते हैं और इसका स्ट्रक्चर फनल की तरह होता है। आपको पता होगा फनल, वेल नोन होंगे आप। तो ये फनल की तरह का स्ट्रक्चर है और इसकी ओपनिंग पर सीलिया मौजूद होते हैं, जबकि यहां पर नहीं होते। तो अगर सवाल आ जाता है मेडिकल के टेस्ट में कि भाई फनल और सीलिएटेड स्ट्रक्चर कौन सा होता है मेटानेफ्रिडिया में, तो आप कहेंगे नेफ्रोस्टोम, जो अंदर की साइड मौजूद होता है, जबकि बाहर की साइड नेफ्रिडियोपोर होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो अंदर की तरफ जो सेगमेंट में जो फ्लूइड पाया जाता है, इससे हम सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। दैट मीन्स अंदर की तरफ यहां पर इन सेगमेंट्स में जो फ्लूइड पाया जाएगा उससे हम सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। बिकॉज ये जो एनिमल है ये सीलोमेट होते हैं और मैंने आपको बताया कि इसके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो अंदर की तरफ जो फ्लूइड मौजूद है ये सीलोमिक फ्लूइड कहलाता है। अब यहां से ये सीलोमिक फ्लूइड को सक करेगा। दैट मीन्स जो वेस्ट होगा उसको यहां से सक करने की कोशिश की जाएगी और ये हमारे पास जो नेफ्रोस्टोम है ये वेस्ट को यहां से सक करेगा। हर सेगमेंट इस तरह से, ये यहां से, अगर यहां पर मैं आपको बताऊं तो ये नेफ्रोस्टोम क्या होगा, वेस्ट को सक करेगा, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेगा और ये वेस्ट मटेरियल यहां से मूव करता हुआ, यहां से होता हुआ इस जगह थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा। ये ब्लेडर कहलाता है और ब्लेडर के बाद यहां से एक्सपेल आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये था मेटानेफ्रिडिया। लेकिन एक खास बात आपको बता दूं, बहुत ही अहम पॉइंट है कि यहां से जब मटेरियल जो है वो सीलिया के जरिए जब कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के बाद उसमें कुछ यूजफुल मटेरियल भी चला जाएगा, जिसमें पानी होगा, कुछ यूजफुल साल्ट्स होंगे, कुछ और चीज आयंस होंगी और कुछ काम की चीजें होंगी। तो ये जब काम की यूजफुल जो मटेरियल होगा ये भी वेस्ट के साथ मूव करता हुआ जब यहां पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है यहां से जब ये वेस्ट आउट होगा तो एलिमिनेट जब हो जाएगा तो यूजफुल चीजें भी बाहर आ जाएगी और इस एनिमल के लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। इसके लिए वाटर और कुछ काम की यूजफुल साल्ट और आयंस वगैरह बाहर आ जाएंगे हर सेगमेंट्स में से, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कुदरत ने क्या किया, इस एनिमल ने क्या किया कि अपने मेटानेफ्रिडिया, दैट मीन्स ये जो एक्सक्रिएटरी कैनाल है, इसके गिर्द इसके पास ब्लड की कैपिलरीज होती हैं और ये ब्लड की जो कैपिलरीज मैंने अभी बनाई हैं इस तरह से, यहां पर भी मौजूद होंगी, यहां पर भी ये मौजूद होंगी, यहां पर भी मौजूद होंगी, यहां पर भी मौजूद होंगी। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं कि जो यूजफुल अमाउंट यहां से मूव करता हुआ जा रहा है, जो इस वेस्ट में, जो इस यूरिन में जो यूजफुल अमाउंट है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है ये ब्लड और इसकी रीएब्जॉर्प्शन से ये वेस्ट चलते चलते जब यहां पहुंचता है तो कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाता है और उसका फिर बाहर निकलना, बॉडी से एलिमिनेट होना जरूरी है। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आप सोचेंगे कि यार ये यहां से यूं डायरेक्ट भी आ सकता था, लेकिन ये सर ने इतना बड़ा पाइप क्यों बना दिया। भाई ये डक्ट, ये पाइप, ये कैनाल, एक्सक्रिएटरी कैनाल मैंने जिसे मेटानेफ्रिडिया कहा जाता है इसलिए बड़ा बना दिया, इसलिए इसको मैंने, आप देखिए यहां से मैंने इसको इसलिए घुमाया है, वरना ये यहां से यूं भी आ सकता था कि भाई इसमें से जो यूजफुल मटेरियल है वो ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाए, ब्लड जरा उसको रीएब्जॉर्ब कर ले, तो फिर जो है वो यहां पर चूंकि ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होंगी, तो फिर यहां से वेस्ट जो है भले एक्सक्रिएट आउट हो जाए, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास और वेस्ट क्या होगा, यूरिन होगा। तो ये था हमारे पास एक्सक्रिएशन इन अर्थवर्म। अब आते हैं एक्सक्रिएशन इन कॉकरोच। देखिए स्टूडेंट्स, कॉकरोच जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा
और क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। आप कॉकरोच से वेल नोन होंगे कि ये एक ऐसा एनिमल है जो कॉमनली हमारे पास सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह में पाया जाता है। और अगर कॉकरोच की बात करेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेडिकल की टेस्ट में, एमडीकेट के टेस्ट में ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि दुनिया का वो एनिमल बताएं जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रिएटरी सिस्टम एक ही है। आप कहेंगे कॉकरोच, तो इसका एक्सक्रिएटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम मिला हुआ है, आपस में मर्ज्ड है, एक ही है ना। बड़ी मजे की बात, वरना दूसरे एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। दूसरे एनिमल्स में एक्सक्रिएटरी सिस्टम अलग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, लेकिन ये वाहिद ग्रुप है, एनिमल है जिसमें आप कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स में कि भाई एक्सक्रिएटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मर्ज्ड है, एक ही है। तो इसलिए हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्टडी करते हैं जब हम एक्सक्रिएशन पढ़ रहे होते हैं, या फिर जब डाइजेशन पढ़ रहे होते हैं तो हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम का भी जिक्र कर देते हैं। तो देखिए, इसके अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो ये इसका एंटीरियर है, ये इसका हेड है कॉकरोच का, ये इसका फेस है, और यहां पर मैंने सिलेवरी ग्लैंड्स लिखे हैं बिकॉज इसका माउथ जो होगा उसमें सिलेवरी ग्लैंड्स मौजूद होंगे। और ये इसकी गट है, ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, आप जिसे गट कह सकते हैं। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। सिलेवरी ग्लैंड के बाद हम यहां पर आगे की तरफ आएंगे। याद रखिएगा कि इसको हम लोग फोर गट कहते हैं। फोर गट का मतलब ये होता है कि जो माउथ की तरफ से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो स्टार्टिंग में जो शुरू से आता है, उसके बाद हमारे पास आप देखेंगे फोर गट के बाद ये बीच का हिस्सा जो है वो मिड गट कहलाता है, और जो लास्ट वाला हिस्सा है वो हाइंड गट कहलाता है। तो याद रखिए कि कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक्सक्रिएटरी सिस्टम को नहीं, उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक को तीन हिस्सों में, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। याद रखिएगा कि जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम इसके साथ जब मर्ज होता है, जब इसके साथ मिल जाता है, वो फोर गट में जो है मर्ज हो जाता है, फोर गट में इसके साथ मिल जाता है। तो फोर गट इंपोर्टेंट है। अब देखिए, जब हम फोर गट में नहीं, मिड गट में जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है वो मिड गट में आकर इसके साथ फ्यूज्ड होता है, इसके साथ मर्ज हो जाता है, इसके साथ मिल जाता है। तो जब हम फोर गट से यहां से आएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो है कॉकरोच में क्रॉप आएगा, क्रॉप के बाद गिजर्ड आएगा, गिजर्ड के बाद हेपाटिक सेकम नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आएंगे। ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बड़े इंपोर्टेंट ऑर्गन हैं। उसके बाद जब हम मिड गट में पहुंचेंगे तो मिड गट में हमारे पास कुछ ट्यूब्यूल्स आएंगे, वो मलपिगियन ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। तो मलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कहलाते हैं कॉकरोच के। याद रखिएगा कि ये मलपिगियन ट्यूब्यूल्स बहुत ज्यादा थिन, माइन्यूट, ब्लाइंड, माइक्रोस्कोपिक आप कह सकते हैं ट्यूब्यूल्स होते हैं, और मल्टीप्लाई होते हैं टू का। डिपेंड करता है इंसेक्ट पर कि इंसेक्ट किस इंसेक्ट की बात की जा रही है। किसी में 4 होते हैं मल्पिगियन ट्यूब्यूल, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 16, किसी में 18, किसी में 20 एंड सो ऑन। तो लेकिन ये याद रखना है कि मल्टीप्लाई होंगे 2 का। तो ये अगर बात करते हैं कॉकरोच की, तो कॉकरोच में ये 8 से 10, 15, 14 तक जो है वो पाए जाते हैं मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ये मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स मैंने यहां पर ग्रीन पेन से बनाए हैं, ये यहां पर मौजूद होंगे। अब ये मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इसकी बॉडी में यहां पर मिड गट में मौजूद होंगे। ये मैंने इसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया है, वैसे ये यहां पर मौजूद है लाइक दिस। तो यहां पर मिड गट के पास ये मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, याद रखिएगा। अब एक बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो इंसेक्ट होते हैं, जो कॉकरोच होता है, उसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। दैट मीन्स हमने यहां पर अर्थवर्म में पढ़ा कि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन ये इनकी खास बात यह है कि इनके पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। मतलब इनके पास हार्ट मौजूद होता है और इनके पास ब्लड मौजूद होता है, लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं होती। और इनका जो ब्लड होगा उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं, और ये कलरलेस ब्लड होता है। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है हीमोलिम्फ, लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स कि कुछ बुक्स में HEMO है और कुछ में HAMO है, हेमो और लिम्फ। तो नो प्रॉब्लम, आप इसको जो है वो कोई सी भी स्पेल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो बॉडी फ्लूइड होगा, जो इसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड होगा, उसे हम हेमोलिम्फ कहते हैं।
अब ये हेमोलिम्फ यहां पर मौजूद है, मैं इसको ब्लू पेन से बना रहा हूं। ये हेमोलिम्फ है। अब ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल क्या करेंगे, इस हेमोलिम्फ में से वेस्ट को कलेक्ट करेंगे। ये बहुत ज्यादा माइन्यूट, थिन, ब्लाइंड स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर्स, ये कैनाल्स, ये ट्यूब्यूल्स यहां पर मौजूद हैं। अब ये ट्यूब्यूल्स वेस्ट को कलेक्ट करेंगे और यहां से फूड आ रहा होगा, यहां तक फूड डाइजेस्ट हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड भी आ रहा होगा और यहां से जब नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा हेमोलिम्फ में से, तो अनडाइजेस्टेड फूड और उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट, जिससे हम यूरिक एसिड कहते हैं। याद रखिए कि इंसेक्ट यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट आउट करते हैं। तो यूरिक एसिड जो कि इसका नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है और अनडाइजेस्टेड फूड यहां से मूव करता हुआ यहां पर कुछ देर के लिए स्टोर होगा और उसके बाद एक्सपेल आउट हो जाएगा, बॉडी में से एक्सेल आउट हो जाएगा, बॉडी में से एलिमिनेट हो जाएगा और ये दोनों आपस में साथ होंगे। मतलब इसका यूरिक एसिड जो क्रिस्टल फॉर्म में होगा और इसका अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा, ये दोनों एक ही जगह से एक ही साथ एक्सपेल आउट हो जाएंगे। एक दफा फिर से समझ लीजिए कि यहां से फूड आया, यहां तक फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड यहां से मूव करता हुआ जब इस पॉइंट पर पहुंचा, मिडगट के इस पॉइंट पर पहुंचा, तो यहां पर कुछ ट्यूब्यूल्स मौजूद थे जिनको मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कहलाते हैं इंसेक्ट्स के या फिर कॉकरोच के। उन्होंने वेस्ट कहां से आया, हेमोलिम्फ में से, कलरलेस ब्लड में से, उस वेस्ट को कलेक्ट किया, नाइट्रोजनस वेस्ट को, और नाइट्रोजनस वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड, ये दोनों चीजें यहां से मूव करती हुई यहां पर स्टोर हुई। यहां पर स्टोर इसलिए हुई कि जो यूजफुल मटेरियल है वो थोड़ा सा यहां पर कुछ सी हद तक रीएब्सॉर्ब होता है और फिर इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड और अलोंग विथ यू कैन से द फीसिस, ये दोनों चीजें बॉडी में से एक्सपेल आउट हो जाती हैं। तो ये था हमारे पास द एक्सक्रिएशन इन कॉकरोच। आई होप सो कि आपको तीनों चीजें, तीनों जो है वो एनिमल्स समझ में आ गए होंगे। मैंने तीनों को इसलिए एक साथ आपको समझाया है कि आप जब तीनों के अंदर डिस्टिंग्विश करेंगे तो आपको कुछ चीजें बेहतर होंगी, क्लियर होंगी। अब एमडीकेट के लिए सबसे पहले प्लेनेरिया, फ्लेम सेल्स, उसके बाद दूसरे नंबर पर अर्थवर्म, क्लोस्टाइल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मेटानेफ्रीडिया की दो ओपनिंग्स, अंदर वाली ओपनिंग नेफ्रोस्टोम, बाहर वाली ओपनिंग नेफ्रीडियोपोर, और उसके बाद कॉकरोच आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होगा उसे हेमोलिम्फ कहा जाएगा, कलरलेस ब्लड होता है, और इसके एक्सक्रिएटरी जो सिस्टम है उसे मल्पीजियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स वेस्ट को जो है वो कलेक्ट करने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड के साथ जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रिएटरी सिस्टम आपस में मर्ज होते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक और उसकी समरी। आई होप सो कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।